बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सियासत, मईशत, मुआशरत, समाज, जाहिर है कि ये अहम मौज़ूआत होते हैं और आज भी हम सियासत और मईशत पे कुछ बात करना चाहते हैं। बजट की आमद है हुकूमती जमात की तरफ से। अभी तक बजट के हवाले से कोई खास हिलजुल नहीं हुई। हमाद अज़हर साहब ने जरूर बात की थी, खैर उसके ऊपर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सियासत है वो भी मईशत के इर्द गिर्द घूम रही है। बजट सेशन का इंतजार था। अपोजिशन ने दावा किया कि एक मरतबा फिर बजट में टफ टाइम देंगे, लेकिन क्या टफ टाइम अपोजिशन दे सकती है? क्योंकि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ना तो पीडीएम एक प्लेटफॉर्म पे है, ना पार्लियामान के अंदर अपोजिशन जमातें एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे नजर आती हैं। कहा यह जाता है कि शहबाज शरीफ साहब ने आने के बाद एक कोशिश जरूर की थी कि पार्लियामान के अंदर जो जमातें हैं वो मुत्तहिद हो सके, लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हो सका। और आपने देखा कि पीडीएम का इजलास भी हुआ, उसके बाद फिर उनकी अपनी एक पार्लियामानी पार्टी का भी इजलास हुआ। उसमें शहबाज साहब का जो बयानिया या मौकफ था, उसके ऊपर कोई वाजे जो नक्शा था उसका वो सामने नहीं आ सका, या उसका जो नतीजा था वो सामने नहीं आ सका। अलबत्ता जो बातचीत अभी हाल ही में खुद पीएमएलएन के अंदर हुई है, उसकी बहुत सारी खबरें अखबारात की जीनत बनी है और मौजू जेर बहस रहा है। मसलन उसमें यह कहा गया है कि मफाहमत रखनी है या मुजामत, और इसके ऊपर खुल के बात की गई है अखबारी इत्तलात के मुताबिक। और हमारे जराए भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि इस बात के ऊपर मियां नवाज शरीफ ने तमाम जमात के जो अहम रहनुमा थे उनको इकट्ठा किया और उनसे बातचीत की, और उसमें उन्होंने अक्सरियत ने यह कहा कि मफाहमत जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मफाहमत से मुराद एस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत है, उनसे बातचीत है और बातचीत के जरिए से अपना रास्ता जो है उसका तयन करना है। ये जो इजलास हुआ इसमें शरीफ खानदान को बोलने की इजाजत नहीं थी, ताहम इसमें हमजा शहबाज साहब ने माइक लिया और उन्होंने कुछ अहम बातें की। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सिवाय परवेज रशीद साहब के किसी ने भी मज़ाहमत की उस तरह से बात नहीं की, और शायद खाकान अब्बासी साहब ने यह जरूर कहा, जो अखबारात की इत्तलात हैं और उसकी कहीं तरदीद भी सामने नहीं आई, कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने हैं तो उसके लिए बातचीत आगे जा सकती है, बातचीत की जा सकती है। अब ये बहुत अहम नुक्ता है, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब चूंकि इस मीटिंग में थे लेकिन नहीं बोले, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा, जो कि दुनिया अखबार ने रिपोर्ट भी किया है, तारिक अजीज साहब जो उनके रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि सूबा भर का दौरा कर चुका हूं, बतौर एमएनए पूरे मुल्क के अरकान असेंबली से राब्ते में रहता हूं, और यहां तक के तमाम जो पार्लियामेंट के अंदर क़यादत है अरकान असेंबली के साथ, उनके साथ इंटरेक्शन भी करता हूं। उसके नतीजे में कह सकता हूं कि अगर हमने मज़ाहमत तर्क की और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार ना किया, तर्क ना की और मुफाहमत ना इख्तियार की, तो हमारे 80% अरकान असेंबली जो हैं वो इलेक्टेबल जो हैं वो टिकट होल्डर वो भाग जाएंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो बात की। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी इसी तरह की बात की, और जो हमजा शहबाज साहब ने अलबत्ता खुसूसी इजाजत तलब की और उनसे ये कहा कि नवाज शरीफ साहब से ये कहा उन्होंने कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत नहीं होगी बल्कि अपोजिशन भी होगी। आप हमसे भी पूछा जाएगा जब मुल्क डूब रहा था तो आप किधर थे? जाती अना और गुस्से में फैसले नहीं करने चाहिए, मुल्की मफाद को खानदान की सियासत पर फोकियत देनी चाहिए। तो ये वो सारी रूदाद है जो कि अखबारात की जीनत बन चुकी है। अब मसला ये है कि पिछले साल जब शहबाज शरीफ साहब बाहर आए, उसके बाद उनको एक टास्क दिया गया, जो कि उन्होंने बहुत वाज़े लफ्जों में मुफाहमत की बात की, बल्कि वो कोरोना के होते ही वापस भी आ गए थे और उस टास्क की बात की गई थी, वो हमारे प्रोग्राम में भी आए। और मुफाहमत की जो अब बात कर रहे हैं उस वक्त भी उन्होंने क्या बात की थी वो जरा सुन लीजिए, और ये जरूरी है सुनना ताकि पता चले कि जो दो बयानिए हैं वो हैं क्या। जरा सुनिएगा। पावरफुल जो इदारे हैं उनके बारे में मेरे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, तो मैं आपकी इस बात को से मैं इख्तिलाफ नहीं करता। इसमें क्या बुरी बात है? इदारों के साथ ताल्लुकात खराब करना क्या ये पाकिस्तानियत है? उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से कहा था कि इदारों के साथ मुफाहमत होनी चाहिए और पाकिस्तानियत या जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनके साथ बातचीत जरूर आगे जानी चाहिए। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है और फिर हमने मरियम नवाज साहिबा को अक्टूबर में इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में मरियम साहिबा ने ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब को जो टास्क दिया गया था उसमें वो नाकाम हुए। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिएगा। साहब ने उनको पूरा मौका दिया कि हो सकता है कि ये भी डेमोक्रेसी है ना, कि अगर कोई समझता है कि वो शायद
और कोई तरीका बेहतर हो सकता है तो उसको भी आजमा लिया जाए। लेकिन फिर आखिर में तो जो एक पूरा स्टांस था उस पर भी शहबाज शरीफ साहब ने दिल से उसके ऊपर लबैक कहा। वो टास्क था, वो मौका दिया गया था, लेकिन वो मौका पूरा नहीं हो सका। फिर शहबाज शरीफ साहब जेल चले जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं, एक दफा फिर मुफाहमत की बात करते हैं और उन्होंने फिर मुफाहमत के ऊपर जोर देते हुए जनाब कामरान खान साहब के शो पे कुछ कहा, वो भी जरा सुनिएगा। जितने भी रेलेवेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ बाहमी मुशावरत के साथ मिलकर आप एक रोड मैप कार्व आउट कर सकते हैं। आज भी ये पॉसिबल है, इट्स नेवर टू लेट। उसके लिए नवाज शरीफ साहब विल बी मोर देन रेडी, आई गारंटी यू। नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुझे उनके पांव में पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट मैं ये करूंगा, बिकॉज इट इज माई नेशनल ड्यूटी। अब एक बयानिया ये वो लेके दोबारा उन्होंने ये बात की है और उनका ये कहना है कि उनकी जमात का भी ये कहना है, अक्सरियत का, कि अगर ऐसा ही चलता रहा, मज़ाहमत ही होती रही तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब ये कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाहते हैं। मरियम साहिबा ने इसके बाद क्या बात की, वो कुछ ताकत की बात करी है, वो भी जरा सुनिएगा। अगर मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमजोरी से बात नहीं करती। जहां आपने कमजोरी दिखाई वहां आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। अब जो इलेक्टेबल्स हैं, जो पार्लियामान के अंदर हैं, वो मुफाहमत चाहते हैं, जो पार्लियामान से बाहर हैं वो मज़ाहमत चाहते हैं। अब इस मज़ाहमत और मुफाहमत के लिए कल नवाज शरीफ साहब ने सबको परसों इकट्ठा किया, सुना और फैसला महफूज कर लिया। अब उनका फैसला होगा क्या वो अक्सरियत के साथ जाएंगे या अपना फैसला सादिर करते हुए मज़ाहमत की तरफ जाएंगे? मज़ाहमत करेंगे तो उन्होंने अब तक उनका लाएमल क्या है? सिर्फ 3 जलसों की अनाउंसमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से की है। वो 3 जलसे किस तरह मज़ाहमती रूप इख्तियार कर लेंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। इसी की तरफ आज बिलावल भुट्टो साहब ने जब बात की तो उन्होंने भी कुछ अहम बातें की हैं, वो भी जरा सुनिएगा। ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे। तो आपस में गप करने के लिए तो हमने पीडीएम नहीं बनाया था। जब तक हम उन पॉइंट्स पे वापस नहीं आते हैं तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है और हम अब अपने स्ट्रैटेजी पे चलता रहेंगे। अब सवाल ये है कि सवाल तो उन्होंने बहुत अच्छे उठाए पीडीएम के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है? वो भी एक कंफ्यूजन है। ना सिर्फ पीएमएलएन बल्कि पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सभी कंफ्यूज हैं और इसी कंफ्यूजन में हुकूमत चल रही है। और हुकूमत अपनी जगह पे कंफ्यूज्ड है क्योंकि आज वजीर आजम साहब ने कहा कि अगली बारी भी उनकी है, 5 साल वो पूरे करेंगे। वो कैसे पूरे करेंगे जबकि सूरत हाल आपके सामने है और उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी डिवाइड है। इसी पे बात करेंगे कि है क्या बयानिया, किस का कब कहां कैसे चलेगा, इस पे बात करेंगे। जनाब सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर साहब हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ जनाब फैसल कुंडी साहब जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और फारूक हबीब साहब जो कि वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले तो मैं मुसद्दिक साहब आपके पास आ जाऊं क्योंकि बयानिए की बात है। जाहिर है आपकी पार्टी बड़ी जमात है पीटीआई के बाद और सारे जो नजरें हैं वो आपकी जमात के ऊपर हैं। पावर पॉलिटिक्स के अंदर एक सेंटर प्लेस रखती है, मगर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है कि आपकी पार्टी की पॉलिसी है क्या और उसका फैसला कब होगा? ये आपने जिस मीटिंग का तस्करा किया है और जो हवाले दिए हैं इसके मुताल्लिक इसकी बाज़गश्त मुझ तक तो बिल्कुल नहीं पहुंची। हमारी एक मीटिंग ट्यूसडे को कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले हुई है, लेकिन ये जो आप बात गुफ्तगू फरमा रही हैं मेरे तो सुनने कहने में कोई तरह की जो है वो सामने नहीं। तो मैं जैसे जैसे आपकी गुफ्तगू हो रही थी कुछ परेशान भी हो रहा था, सर भी खुजा रहा था कि ये क्या मामला है, क्या मुहिम्मा है। आपका एनालिसिस गालिबन बहुत ज्यादा गलत नहीं है। आप जो बातें कर रही हैं वो तो मंजर आम पर आ चुकी हैं और वो बात बड़ी वाज़ेह है कि हमने अपनी मंजिल जो है उसकी तरफ जाना है और मंजिल की डेफिनेशन हम बड़ी वजाहत से कर चुके हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर खिलवाड़ है इसे रुकना है। अरे भाई लोग वोट देते हैं, जिसको वोट देते हैं उसको हुक्मरानी का हक मिलना है और जिसने हुक्मरानी करनी है उसने हुक्मरानी आइन के तहत करनी है। अपने कोई कवानीन तो नहीं बनाने, ऑर्डिनेंसेस नहीं लाने, इदारे बंद नहीं करने, जर्नलिस्ट नहीं उठाने, मारने नहीं है, लोगों के घरों में नहीं घुसना है। तो ये हमारा एक तरीका कार है और उसके ऊपर बात हो रही है। अब उस मंजिल को पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं और उनके अंदर जिस कॉन्फ्लिक्ट का आपने जिक्र किया वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। यानी
کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہمیں آگے بات کو بڑھانا ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جہاں سے نواز شریف صاحب شروع ہوئے تھے. نواز شریف صاحب نے پہلی بات کیا کی تھی؟ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اس ملک کو اس وقت ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ٹھیک. وہ گرینڈ ڈائلاگ چھپ کے نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوتا رہا ہے. ٹھیک. وہ گرینڈ ڈائلاگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہوگا جیسے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے معاملات طے ہوتے. بالکل صحیح. وہ گرینڈ ڈائلاگ پارلیمنٹ کی سپرویژن کے اندر ہوگا. ہاں. اور اس کے اندر تمام وہ چیزیں جن کا میں امپلیسٹلی ایکسپلیسٹلی ذکر کر رہا ہوں وہ ایکسپلیسٹلی ڈسکس ہوں گی. یہ تھی مفاہمت کی پالیسی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر ایک کو جیل میں ڈال دیا گیا. رانا ثناء اللہ پہ 35 کلو ہیروئن ڈال دی گئی. شاہد خاقان عباسی کو موت کی کال کوٹری کے اندر رکھا گیا. وہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کو 1.5-2 سال کے لیے کال کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا. اور میں لمبی لسٹ ہے اس گردان میں نہیں جاؤں گا کہ کس کس کو ڈالا جیل میں, آپ سب کو معلوم. جی ہاں. مگر جب یہ مفاہمت جس کو ہم گرینڈ ڈائلاگ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کہتے ہیں اس کی بات کی گئی تو نتیجہ یا موت تھی اور یا کال کوٹری. تو ہم نے کہا کہ اچھا بھائی اگر آپ کو نہیں بات کرنی تو پھر آئیں سڑک کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اور وہ بھی آئینی ہے, کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے. تو سڑک کے اوپر آگے لوگوں کو کہا کہ آپ آئیے باہر اور آواز بلند کریں اور یہ کہیں کہ آپ کو آئین چاہیے, اس ملک میں قانون چاہیے, یعنی یو میٹر, یور لائیوز, یور چلڈرن میٹر. بالکل صحیح بات. آپ کا تو آپ کہہ رہے ہیں گرینڈ ڈائلاگ کی طرف بڑھنا پڑے گا جسے مزاحمت کہا جاتا ہے. اب بات یہ ہے, سنیے میں معافی چاہتا ہوں لمبی ہو گئی بات, میں 10 سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ اگر مزاحمت کریں گے تو ایک فیئر ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر بات کر سکیں گے. آپ کیا بات کریں گے مجھے بتائیے. جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تو آپ کیا بات کریں گے اور کس سے بات کریں گے؟ خان صاحب کا تو جو مقدمہ ہے وہ آج بھی ان کے جو وزیر ہیں اس کے اکاؤنٹیبلٹی کے جو ملک ریاض سے ملنے انگلستان چلے گئے تھے وہ آج بھی اسی طرح کاغذات لہرا رہے ہیں. اپنے کاغذات نہیں دکھا رہے کہ 190 ملین جو تھے وہ وہاں سے جو لے کر آئے ہیں, جو ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے ہیں, وہ پیسے کس کے تھے, کہاں سے آئے, کس قانون کے تحت ان کو گفٹ کیے گئے. نہیں, اس پہ بات نہیں کریں گے, اس پہ نہیں بات کریں گے. وہ بات اس پہ کریں گے کہ آپ جو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. جو بات آپ کہہ رہے ہیں سینٹر صاحب کہ گرینڈ ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے جو اداروں کے ساتھ ہوگا, اس کے لیے اس وقت ہماری بات وہاں تک نہیں پہنچی. یہ بات شہباز صاحب اس مقدمے کو آگے بڑھا رہے ہیں, پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ بیٹھے گی اور پھر فیصلہ کرے گی, اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس راستے پہ پوری پارٹی یکسو ہو کے چلے گی. اچھا کنڈی صاحب, اب یہ تو دیکھیے ان کے ہاں تو بالکل. اچھا میں سینٹر صاحب آپ کی بات کو کنڈی صاحب کے سامنے یوں رکھ رہی ہوں کہ یہاں پی ایم ایل این کے اندر تو ایک ڈسکورس ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, لیکن پیپلز پارٹی میں ہمیں کوئی اسٹریٹجی آپ کے ہاں بھی نظر نہیں آ رہی. گو کہ آج بلاول صاحب نے کہا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, یہ لوگ اس لیے اکٹھے ہوئے تھے, یہ ہوئے تھے, لیکن گپ شپ ہو گیا. آپ کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ ایک سن تک تو آپ محدود ہو گئے ہیں سر, قومی سیاست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آسما, آپ نے کہا کہ آپ کی اسٹریٹجی اور پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی ہے. دیکھیں ہم پی ڈی ایم ہم نے بنائی تھی, چیئرمین بلاول کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اے پی سی کی میٹنگ بلائی اور پی ڈی ایم کی بنیادوں پر رکھی گئی, اور وہ پی ڈی ایم اس حکومت کے خلاف بنائی گئی تھی اور اس میں یہ تھا کہ اس حکومت کے خاتمے کے لیے, اور ایک ایکشن پلان دیا گیا تھا, اور وہ ایکشن پلان پہ عمل درآمد اور جلسے ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد سینٹ کا الیکشن, پھر ہم نے ان کو کنونس کیا کہ ہمیں ضمنی الیکشنز لڑنے چاہیے. آج جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم جیت رہے ہیں تو وہ ہم نے کنونس کیا تھا. پھر سینٹ کا الیکشن, پھر اس کے بعد لانگ مارچ, پھر عدم اعتماد, اور اس کے بعد ہمارا ہوتا آخر میں کہ ہم اگر آخری حربہ جو ہمارا ہے وہ تھا استعفوں کا. ٹھیک, اب وہ لمبی سب یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ بار بار یہ سوال کرتے ہیں اور بار بار جب سینٹ کا الیکشن گزر گیا اس کے بعد اچانک سے بات آ گئی کہ نہیں استعفے دیں لانگ مارچ کے ساتھ ہی. ہم نے کہا آپ عدم اعتماد کی تحریک لیں. یہ آ گئی جی سینٹ کے چیئرمین کے اوپر عدم اعتماد ہو تو کیا ہوا, کر لیں عدم اعتماد کی تحریک, ناکام. شہباز شریف صاحب آپ وہ بھی یہی چاہتے ہیں ان ہاؤس چینج ہو, پنجاب کے اندر ہو. آپ لوگوں کی آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ بھی رک گئی ہے اس ڈنر کے بعد یا آگے بڑھی؟ نہیں, دیکھیں شہباز شریف صاحب کو چاہتے ہیں جب تک پی ایم ایل این ایک پیج پہ نہیں ہوگی اس ایشو کے اوپر اس وقت تک یہ چیز نہیں ہوگی. پھر ہم پہ جو اعتراض ہوتا ہے, پھر مریم صاحبہ کا بھی ایک پرائیویٹ چینل کا انٹرویو تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں, اور پارٹی کی بھی خواہش ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی تو یہ تو ان کا انٹرنل مسئلہ. ہم تو کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک ہونی چاہیے. ہم پہ سوال یہ کہتے ہیں پنجاب میں بس 5 ممبر ہیں, ایک ایم پی اے پہ منظور ٹو صاحب چیف منسٹر بن گئے تھے, 5 بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, ایک بھی کاؤنٹ کرتے ہیں, جیت 1 ووٹ سے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ 1 ووٹ یا وہ
लेकिन ये है कि हमारे शायद राब्ते और एमपी हैं, जिस तरह हमने सेनेट में गिलानी साहब को सेंटर बनाया। तो अभी भी ये चांस आप ले सकते हैं, इसका मतलब पंजाब के हम तो नहीं, हम तो कहते हैं मुस्लिम जमातें आए पार्लियामेंट के अंदर, एक जमहूरी प्रोसेस है ना। नून नहीं आती, उन्होंने फैसला कर लिया। अगर नून नहीं आती, देखिए उनके मेंबर्स हैं, कौमी असम्बली में भी है, पंजाब भी असम्बली में भी है, उनके बगैर अदम एतमादी। अगर हम कहते हैं अगर आप संजीदा हुकूमत गिराने में, तो लेट्स हैव इट, मत ये करें। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये कहते हैं कि गिरा देंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि अगले साल भी 5 जो उनकी है, उनकी बारी है, यानी पीटीआई की बारी है। अगर आप लोगों का यही रवैया रहा, देखिए ये तो देखें, ये तो हर कोई कहता है कि जब जिस भी हुकूमत हो अगले 5 साल मेरे हैं, चौधरी साहबान कहते थे कि हमारी सारी उम्र परवेज इलाही साहब को लग जाए। ये पॉलिटिक्स की स्टेटमेंट्स होती हैं, ये तो इलेक्शन आएंगे उसके बाद। अब देखिए पीडीएम में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, हमारा एतराज था, जिसकी वजह से हमने पीडीएम से इस्तीफे दिए, एएनपी वॉकआउट कर गई। हम अभी भी ये कहते हैं कि जो भी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की पार्टीज पार्लियामेंट के अंदर या बाहर होंगी, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। लेकिन एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज थी कि वो रोटेशन वाली बात भी आज चेयरमैन साहब ने की, रोटेशन वाली बात, बहुत सी चीजें हैं। जब पीडीएम में आप इंटरेस्टेड नहीं है तो रोटेशन की क्या बात? वो एक बात थी ना, लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब एक रोल प्ले कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट के अंदर अदम की तहरीक आ जाए तो अच्छी बात है जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरे अपने जाती ख्याल के मुताबिक मुसद्दिक साहब सही बता सकते हैं कि पीएमएलएन में भी कुछ इश्यूज है, कुछ लोग कहते हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए, तो क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल। अच्छा, अब आपकी जमात के अंदर भी मसले तो अगर आप इजाजत दें तो मैं फिर अपनी पार्टी का मौकफ दे दूं, अगर आप इजाजत मुनासिब समझे। मैं ये फारूक साहब को भी, ये भी बैठे हुए, इनसे बात करके आपके पास आती हूँ, इस पे लेती हूँ मैं। लेकिन ये मुझे बताइएगा कि अब आपकी जमात के अंदर भी अली जफर साहब की रिपोर्ट के पहले ही वैसे आप डॉक्टर साहब का मौकफ ले लें, बड़ी दूर से मौकफ दे रहे हैं, टाइम खत्म हो जाएगा, बड़े ठंडे माहौल में ठंडी फिजा में बैठे हुए हैं। देखिए डॉक्टर साहब आज फ्रेश भी लग रहे हैं, यूएस में जाके चेहरे पे रौनक भी काफी आई है। लग नहीं रहा कि अमेरिका में मेहरबानी है, लग रहा है कि मजे कर रही है, इसीलिए लग रहा है कि स्टूडियो के पास कमरे में कहीं बैठे हैं। अच्छा है डॉक्टर साहब, थोड़ा दिन रिलैक्स हो रहे हैं। हाँ ना, और क्या, बड़ी मेहरबानी, जो आप नहीं हो सकते। देखिए हुकूमत में रह के आप रिलैक्स नहीं हो सकते। बजट सेशन आ रहा है, बजट पे आप लोगों को क्या दे रहे हैं? हमारी वेल विशेज हैं, थोड़ा घूमे फिरे वहाँ पे, एंजॉय करें, रिलैक्स करें। हाँ, लेकिन फारूक आप अपोजिशन से तो आपको कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर तो पाँव पकड़ने की तैयारी हुई है। अच्छा, कौन पाँव पकड़ रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं पाँव पकड़ना। भाई के पाँव पकड़ने की बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं। आप किसके पाँव पकड़ने? वो भाई के पाँव पकड़ रहे हैं, क्यों पकड़ रहे हैं, क्या किस वजह से पकड़ रहे हैं, पाँव छोड़े वो तो आपको कुंडी साहब बता देंगे, उसकी तफसीलात इनके पास ज्यादा होंगी। अच्छा, खैर, क्योंकि वो तो पीडीएम ने बताया, आपके पास भी है तफसीलात, आई भी आपके अंडर है, एजेंसीज आपके अंडर, हम क्या हम तो इधर उधर सुनते हैं, इधर पता करें। चले वो तफसीलात तो आ जाएंगी जो जिक्र आप कर रही थी। देखिए मामला ये है कि पीडीएम के जो मसाइल है वो पीडीएम के खुद पैदा करता है, और मामला ये है कि अदम एतमाद तो एक दूसरे के ऊपर इन्होंने ये खुद ले आए। और जो मामला ये इन्होंने कहा कि देखें, एक सादा सी बड़ी मासूमाना सी डिमांड की जो कि मौलाना फजल रहमान साहब ने की, क्योंकि उनके तो मसाइल और है ना, उनको तो अवाम ने इक़्तिदार से बाहर कर दिया, वो इक़्तिदार में भी नहीं है। चलें पीएमएलएन की फिर 80 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी का भी एक पार्लियामेंट के अंदर शेयर मौजूद है, फजल रहमान साहब खुद बाहर नहीं आए, तो उन्होंने मुतालबा किया जी कि पीपल्स पार्टी को हम शोकाज दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी हमारे से जो है वो माफी मांगे। अब बुनियादी सवाल का जवाब अभी तक ना आपको मिल रहा है ना मुझे मिल रहा है, क्या पीपल्स पार्टी ने माफी मांग ली है या मौलाना फजल रहमान और मरियम साहिबा ने वाया शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से माफी मांग ली है? इस सवाल का जो है वो जवाब उन्होंने टास्क जवाब जानना, हमने शहबाज साहब को टास्क दिया है, जो अभी वो मैं खैर वो कुंडी साहब से और मुसद्दिक साहब से लिफाफे में सुना है कि माफीनामा भिजवाया गया है। अच्छा, जिसका आपको नहीं बताया, जिसका आपको नहीं बताया गया। और शहबाज शरीफ के जरिए जो है ना सुना है कि आप फजल रहमान और मरियम साहिबा लगता माफी मांग रही हैं, ये कुंडी साहब इसके ऊपर। तो अगर उनको माफी मिल गई तो क्या होगा फारूक साहब? फिर आपके लिए परेशानी वाली बात है। मसला ये है कि आप भी बहुत ही मासूम लोग हैं। अच्छा, आप जो है ना वो थोड़ी थोड़ी चीजों से फिर उम्मीद लगा लेते हैं। मसला ये है कि ना तो इस्तीफे आए, अवाम ना उम्मीद है, हर तरफ से सुन लेना, ना इस्तीफे आए, ना अदम एतमाद आई, ना लॉन्ग मार्च हुआ, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने सब कुछ कर लिया, एक दूसरे को सिलेक्टेड तक कह दिया। ठीक है, अब मामला ये है कि हमें इनसे कंसर्न कोई नहीं है, ये जो करना चाहते हैं करें। कोविड के दौरान जलसे जुलूस करना एक मुजरमाना अमल है जो मैं समझता हूँ। ठीक है, उसके अलावा जो ये करना चाहते हैं ये करें, जो ये हिकमत अमली बनाना चाहते हैं ये बनाएं। हमें इनसे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तरजीहात जो हैं
वो अपनी पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद वो कराना है। तरजीहात है क्या? हमने अच्छा, अब मैं ब्रेक ले लूं, अब टाइम ज्यादा हो गया, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद मुसद्दिक साहब ने अपना पार्टी का मौकफ भी देना है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत की तरजीहात क्या है, अपोजिशन की तरजीहात क्या है। अपोजिशन हुकूमत नहीं गिराना चाहती, हुकूमत क्या चल रही है, और अगर नहीं चल रही है और अगर चलना चाहती है तो कैसे चलेगी? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुसद्दिक साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, क्योंकि अब सारी जो बोझ है वो हुकूमत का भी, पीपल्स पार्टी का भी, वो PMLN पे पड़ गया है, और जाहिर है कि आप एक ऑल्टरनेट के तौर पे तस्वुर किए जा रहे हैं इस वक्त भी। मुसद्दिक साहब जी, मुझसे बात कर रही हैं? जी, आपसे आपका मौकफ था कुछ कुंडी साहब के बाद। जी देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। पहली बात तो ये है कि कुंडी साहब मेरे भाई हैं, ये इनको हक है जिस तरह की भी सियासत करना चाहें। पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि वफाकी हुकूमत के अंदर हमने इनको दावत दी थी जिस दिन हुकूमत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रही थी कि ये हमारी सपोर्ट करें और हुकूमत को उल्टा दें। इनकी पार्टी ने इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया, और इन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत इस वक्त उल्टाने के लिए हमारा मौकफ नहीं है और हम इसमें आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये है जिस दिन इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जो नेशनल असेंबली में स्ट्रेंथ है वो प्रोविंशियल असेंबली से कहीं ज्यादा है, और हम आपको कह रहे हैं कि हमारे पास ये 4-5 लोग आके बैठे हुए हैं, आप भी हमारी सपोर्ट करें और कल इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने दें ताकि वफाकी हुकूमत उलट जाए। इन्होंने हमें जवाब दे दिया, चलें इसको छोड़ दें। दूसरी बात करते हैं, हम सेनेट के अंदर 59 ऑपोजिशन के मेंबरान हैं, 59। अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम 59 हैं और हुकूमत जो है वो 40 है, 99 का हाउस है। तो सुबह जाना चाहिए लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर देना चाहिए। मगर कैसे करेंगे? अगर बाप के साथ मिलके 59 का नंबर पूरा किया होगा तो फिर ऑपोजिशन इसके चेयरमैन के खिलाफ कैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं? वोटों से ऑपोजिशन बने हुए हैं, तो उनके खिलाफ कैसे कर सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? तो फिर उसके लिए कुंडी साहब मेरे भाई बताएंगे कि वो जब हम अदालत से छूटेंगे, वो 8-9 साल जब मुकदमा चलेगा तो फिर उसके बाद सही बात है ये कुंडी साहब, वैसे ये सवाल तो बनता है आपसे कि जब 59 आपके पास है तो आप वहां पे अदम एतमाद तो लाते नहीं, और आपको पंजाब की टेंशन है और आपको वफाक की टेंशन है। हमें कोई टेंशन नहीं। देखें, इन्होंने जो बात की मुसद्दिक मलिक साहब ने कि जब प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे, देखें हमें सेनेट में मेंबर्स ने वोट किया। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये था कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने वोट शो करने थे। मेंबर्स अगर देखें उसमें अगर मेंबर जो मनी बिल है या प्राइम मिनिस्टर का वोट है, उसमें अगर आप मेंबर अपनी पार्टी को वोट नहीं करते वो डिसीट हो जाते हैं। तो हमने कहा इट्स टू अर्ली, हम कर लेते हैं तो एतमाद उसमें प्रोसेस में आ जाते हैं, तो एतमाद की तहरीक हम जमा कराते हैं। आज हुआ और उन्होंने बड़ी जल्दी में कहा कि हम एतमाद का वोट लेते हैं और हम बताएंगे वो 15 मेंबर या जितने भी कौन है ये बताएंगे, लेकिन आखिर बताएंगे। जहां तक मुसद्दिक मलिक साहब ने बात की, जो बाप की ये बात दुरुस्त है ना कि 5 से 7 लोग थे उस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दिन जो कि अपोजिशन के साथ खड़े होना चाहते थे, वोट नहीं देना चाहते। हमारे साथ किसी ने रब्ता ऐसा नहीं किया, शायद PMLN के साथ किया होगा, हमारे साथ नहीं। मैं आपको कंटेस्ट करता हूं इस बात को कि हमने राब्ता किया था, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। अब बात बताइए आप। ऐसी बात नहीं है, और ये इत्तलात मेरे पास भी है। नहीं ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने सेंड की बात की, 15 हमने कोर्ट में गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 5-7 साल में वो नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जल्दी से फैसला करेगी और सुप्रीम कोर्ट में हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीतेंगे ना भाई। 59 वोट हैं, परसों आइए मीटिंग के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, 4 दिन में आप वापस से आपके बेटे को अल्लाह सेहत दे, वापस आ जाए तो इंशाल्लाह वो आपका वो भी आपकी ऑफर जो है इंशाल्लाह हम ये रिकॉर्ड मतलब सेनेट पे आप तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। देखिए, पहले हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट से केस जीतेंगे। अगर न जीता तो इनकी ऑफर वैलिड है, हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा। लेकिन अब जो इतराज हम पे कर रहे हैं, अब मुझे बताएं कि उस 4-5 लोगों के जो ग्रुप है उसको हेड कौन? कि आप आइए और हमारे साथ मिलके, अगरचे हमारा अपना ब्लॉक है, हमारा ब्लॉक हम आपके हवाले करेंगे और आप सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। अगर आप अकेली ऑपोजिशन है और आपके पास जो लोग वो कह रहे हैं कि ले आएंगे, सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो लंबा मामला नहीं, लंबा इंशाल्लाह नहीं होगा, जल्दी होगा। दूसरी बात यह है कि अब ये हम इनको इतराज 4-5 मेंबर्स पे।
اب یہ ہے کہ جو ممبرس اس کو لیڈ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ اپنا مردان کا کیا نام ہے اس کا ایفورڈز ان کی پارٹی کا ہے. اگر انہوں نے غلط کیا ہے کیا انہوں نے ان کو شو کاز دیے؟ اچھا کیا انہوں نے الیکشن کمیشن میں لیے؟ کیا الیکشن کمیشن میں لکھا کہ ہماری پارٹی ووٹ نہیں کیا اور یہ ادھر چلا گیا؟ کوئی شو کاز جھوٹا سچا ایک ایکسپلینیشن یا شو کاز میں لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک نہیں میں بات ایسا ہی ہے نا. تو اب دیکھیں حکومت تو مسکرا رہی ہے. ان کے لیے جہانگیر ترین کافی ہے. جہانگیر ترین صاحب پھر ناراض ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بجٹ آ گیا ہے, اب ظاہر ہے آپ کو رپورٹ لانی ہے سامنے. رپورٹ آ نہیں رہی, نہیں آئے گی تو وہ کھڑے ہو جائیں گے آپ کے خلاف. پھر کیا کریں؟ ایک اور سوری میں آپ کی بات کروں, اگر وہ رپورٹ آ جاتی ہے کیا لیگل اس رپورٹ کی کوئی ویلیو ہے؟ ہاں اس کی لیگل تو کوئی ویلیو نہیں. دیکھیں آسما معاملہ یہ ہے کہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا یعنی کہ ہمارا اب نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں 8 سے 9 کے درمیان, لوگ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ آپ ایجوکیٹ کریں, کچھ اچھی چیزیں کریں. اس میں بیٹھ کے ہم جو ہماری پالیٹکس یا پالیٹکس کے وہ ایک آپ کہہ لیں ڈارک پہلو ہیں جو حصہ ہیں سسٹم میں, گروپس پہ بنتے ہیں, ان کی جماعت میں بھی بنے, پی ایم ایل این میں بھی بنے, کچھ ہماری جماعت کے اندر بھی بنے. اور یہ ہمارا جو الیکٹورل سسٹم ہے, جو ہمارا پارلیمنٹری سسٹم ہے, اس کے اندر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے جو ہے وہ مسائل اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ مل کے ٹیم بنا لیتے ہیں اپنی کہ چلے جی ہم مل کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں. جہاں تک رہ گئی بات ترین صاحب کے ایشو کے حوالے سے, تو وہ ایک پرٹیکولر ایک ان کی جو لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ہماری کچھ ٹکٹ کے اوپر جیتے ہوئے, کچھ آزاد جیتے, انہوں نے پارٹی جوائن کر لی. ان کے طرف سے ایک بات بار بار آتی تھی کہ جی ہمیں جو ہے وہ کسی طریقے سے ہم عدالتوں, ترین صاحب نے کہا ہم عدالتوں کو بھی فیس کریں گے. ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, اداروں کو بھی فیس کریں گے. اچھی بات ہے, عدالتوں کو فیس کریں, اداروں کو بھی فیس کریں. رپورٹ آپ کے پاس آ گئی ہے, صرف گزارش سن لیں. جو کنڈی صاحب ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ایک بات کی, جو علی ظفر صاحب والا معاملہ ہے, علی ظفر صاحب نے صرف اس حد تک معاملے کو دیکھنا ہے, اور وہ ایک انٹرنل ارینجمنٹ کے طور پہ ہماری پارٹی کے سینیٹر ہیں, وکیل ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, ان کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ اس معاملے کو یہاں تک دیکھ لیں. لیکن اس کا انفلوئنس تو کرے گی ایف آئی اے کی. نہیں ایک مسئلہ سن لیں, نہ وہ ایف آئی اے کی تحقیقات کو انفلوئنس کرے گی, نہ ہی کسی عدالتی کارروائی کو کرے گی. وہ ایک انٹرنل ارینجمنٹ کے طور کے اوپر صرف یہ دیکھیں گے کہ جو ایک شکایت آتی ہے انفلوئنس کے حوالے سے, وہ صرف اس حد تک ہے. اور جب وہ اپنی رپورٹ جمع کروائیں گے, وہ رپورٹ بھی ہم پبلک کریں گے. ہم نے آج تک کوئی رپورٹ نہیں روکی, پبلک کی ہے. ایک بنیادی چیز ہے جس کا دیکھیں آپ کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے, وہ کیا ہے کہ پہلے نہ احتساب ایشو تھا اس ملک کے اندر, نہ کرپشن پہ کاروائی کا ایشو تھا. واٹ ایور ان کا کوئی بھی بیان سن لیں آپ کا جو ہے نا, میں بریک کے بعد اس پہ بات کر لوں. میری طرف ہر دفعہ بریک آ جاتی ہے, مجھے 15 سیکنڈ دے دیں, 15 سیکنڈ مضبوط کر دیا, مجھے 15 سیکنڈ دے دیں, کیونکہ آج کا شو تو مصدق ملک اور فیصل کنڈی پر سے تھا نا. میں تو بیٹھا سن رہا ہوں ان کی باتوں کو اور وہ ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایشو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے احتساب اور کرپشن کے خلاف اکاؤنٹیبلٹی کو اس ملک میں ریلیونٹ بنایا. اس کے بعد چاہے وہ اپوزیشن ہے, چاہے کو ہمارا اپنا سوال اٹھے گا, تحقیقات بھی ہوں گی اور احتساب بھی ہوگا. صحیح ہے. اچھا یہ ایک بیانیہ ظاہر ہے ان کا بیانیہ ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ بیانیہ ہے احتساب کا, ان کے ووٹر نے ان کو ووٹ کیا ہوا ہے. لیکن ایک میں چھوٹی سی بریک کے بعد ایک اور احتساب کی بھی بات ہم کریں گے جو کہ کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, اور ایک اتھارٹی قائم کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر. چونکہ وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ ہیں, وزیر مملکت, تو ان سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے تو فاروق حبیب ہمارے ساتھ ہیں. آج کل زیر بحث موضوع آپ کا بل ہے جو آپ پابندیاں اور زیادہ پرپوزڈ آرڈیننس جو ہے, ایک تو آرڈیننس کیوں اور دوسرا پابندیاں کیوں نہیں. دیکھیں نہ تو یہ آرڈیننس ہے نمبر ایک, نمبر دوسرا یہ ایک مجوزہ ڈرافٹ ہے جو بھی ہماری منسٹری کے اندر موجود ہے, اور ہم نے اس کو خود شیئر کیا ہے میڈیا کے ساتھ. جس طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ہم جرنلسٹ کی میڈیا پروفیشنل تحفظ کا جو بل 2021 کا لے کر آئے ہیں, اس میں ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا, اس میں کمیشن دیا. ایون کمیشن کے ممبران کے طور کے اوپر پی ایف یو جے نیشنل پریس کلب کے ممبران اس کا حصہ ہوں گے, اور ان کا تحفظ اور اتصال کو روکنے کے لیے کمیشن کام کرے گا. اسی طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بن رہی ہے, ایک طرف پیمرا ہے, ایک طرف پریس کونسل ہے,
डिफरेंट फॉरम्स बने हुए हैं, अलग अलग जो है वो इन्फोर्समेंट्स हैं। डिजिटल मीडिया को कंट्रोल किया जाएगा, इससे लाइसेंस लिए जाएंगे यूट्यूब चैनल्स के भी। देखें इशू ये है कि किसी जगह के ऊपर आपने जाकर किसी चीज को तो रेगुलेट करना है, लेकिन ये तासुर देना कि ये किसी के ऊपर कोई कदगन है, कतन कोई कदगन नहीं है। नंबर आप बातचीत करेंगे, बातचीत भी करेंगे, और इसमें आप देखें कि प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया के जितने हमारे जो सहाफी दोस्त हैं, हजरात हैं, उनकी जो मुलाजमतों के पेशवाना अमूर हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी यही मीडिया अथॉरिटी जो है वो यकीनी बनाएगी। सिर्फ एक शिक है जो कि अच्छी है इसमें, जो मैंने पढ़ा है पूरा बिल, आपने बुलाना है तो बात करेंगे इसके ऊपर। इसमें हम ओपन हैं, हमने खुद मीडिया के लोग सबसे बुनियादी जो पॉजिटिव मुस्बत चीज जिसको अप्रिशिएट होना चाहिए, आप बेशक तनकीद करें, मुजवजा पे जो मर्जी करें, लेकिन आप ये भी कहें कि हमने ये खुद शेयर किया। नहीं, वो शेयर तो हमने खुद शेयर किया, आप कमेटियां भी खुद बनाते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन भी खुद करते हैं, मुंसिफ भी आप हैं, मुद्दई भी आप हैं। हमारी कोई तो अदा पसंद कर लेना, बड़ी पसंद है, कोई तो अदा बड़ी पसंद है जी, कोई ये भी अच्छी बात है, लेकिन हमारी कोई अदा तो पसंद कर ले, और जब कुछ ना हो तो फिर ऑर्डिनेंस पीछे ले आते हैं। तो अभी आप लोग मुखालफत कर रहे हैं, PMLN ने भी मुखालफत का कहा है, आप भी कर रहे हैं, इसको रेजिस्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल हम कर रहे हैं। देखें आसमा, ये देखें, ये अब इनको ये ख्याल है, जब हमारी हुकूमत थी, आपको पता है, और हमारे ऊपर मीडिया क्या कुछ नहीं कहती थी, और हम जब उस वक्त की अपोजिशन, क्योंकि PMLN थी, ये तो उस वक्त पार्लियामेंट में नहीं थे, और हम कहते हैं इस चीज को रेगुलेट करें, तो अपोजिशन हमेशा खुश होती है कि ये ओपन हो और हुकूमत पे तनकीद हो, ये चीज हो। लेकिन जब इनकी हुकूमत आई, फिर अपोजिशन के साथ एग्री नहीं हो रही थी। अब जब इन्होंने सब कुछ किया अपने दौर में, अब ये कहते हैं कि नहीं, अब ये चीजें हमारे ऊपर आने वाली, अब इसको जो है ना बिल्कुल सबके हाथ बांध दें। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होगा, रेजिस्टेंस होगी। मुसद्दिक साहब, चाय पीना बंद करें, इधर तो मीडिया के ऊपर रेगुलेशंस हो रही है। देखिए वो पैमरा ऑलरेडी मौजूद है, प्रेस काउंसिल मौजूद है, कोई नई रेगुलेशन नहीं है। जी मुसद्दिक साहब, ये फैसला आपको करना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं, मगर ये फैसला आपको करना पड़ेगा, और अगर आप ही लोग फैसला नहीं करेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ये तहफ़्फ़ुज़ है, ये जो अभी लोगों के घरों में जाके उनको मारा जा रहा है, ये तहफ़्फ़ुज़ है, ये कानून के अंदर लिखा हुआ है आपने। ये जो लोगों को बाग के अंदर गोली मारी जा रही है, ये तहफ़्फ़ुज़ है। ये जो लोगों के प्रोग्राम बंद करवाए जा रहे हैं, उनके 20-20, 30-30 साल पुराने प्रोग्राम, ये तहफ़्फ़ुज़ है। क्या तहफ़्फ़ुज़ आप दे रहे हैं भाई, कौन से बिल में? ये एक फासिकाना, एक फैशिस्ट हुकूमत है जो ना अंदरूनी तौर पे कोई भी शख्स मोतरज हो उसको बर्दाश्त करती है, ना ऑपोजिशन।